हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? आप सभी को आवाज क्लियर है? आप थम्स अप कर सकते हैं, चैट पे भी बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन था हमारा इनफर्टिलिटी। राइट, स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन स्क्रीन क्लियर है? ओके। तो हम ये देखेंगे पहले कि इनफर्टिलिटी होती क्यों है। हम जब भी कोई भी टॉपिक उठाएंगे, हम ऐसे ऐसे साइट से उठाएंगे जहाँ पर वो ऑथेंटिक हो या उसका कोई सोर्स अच्छा हो। कभी भी रैंडमली गूगल सर्च नहीं करना, इसलिए स्पेशली मैं आपको साइट से ही पूरी चीजें बताता हूँ कि आप कभी भी भूलें तो वापस वहां पहुंच सकें। राइट। ओवरव्यू है। इफ यू एंड योर पार्टनर आर स्ट्रगलिंग टू हैव अ बेबी, यू आर नॉट अलोन। ये बेसिक वो है। हम सिम्टम से ही देखते हैं डायरेक्ट। द मेन symptom of infertility is not getting pregnant. There may be no other clear symptom. Some women with infertility may have irregular menstrual period or no period, and some may have some symptoms of hormonal problems as changes in hair growth and sexual function. तो ये चीजें जो बता रहा है ये मोस्टली फीमेल को टारगेट करके ही इनफर्टिलिटी को बताया जाता है। मेल्स में बहुत कम उसमें दिखाई देते हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई देती है बट दिखती हैं। हमेशा इनफर्टिलिटी फीमेल्स को ही होगी ऐसा नहीं है। आप रेशियो थोड़ा 19-20 रहता है, 65-35 का रेशियो रहता है। बट हमें हमेशा जब भी इनफर्टिलिटी का केस मिले हमको दोनों की चेकअप करनी जरूरी है। वेन टू सी अ डॉक्टर या वेन टू कम्युनिकेट विथ अ डॉक्टर, ये चीज जानना जरूरी है कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है, आपको कब सोचना है कि ये चीज बाहर जा रही है, अब हमारी हाथ से हमारे हाथ में नहीं है। तो you likely don't need to see a number of healthcare team about to infertility unless you have been trying to pregnant for the last 1 year. इसका मतलब है कि अगर आप 1 साल से लगातार ट्राई कर रहे हैं उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं लगा, इसका मतलब है आप 10 बार 1 साल में ट्राई कर चुके हैं प्रॉपर डेट्स में, लाइक जो बताई जाती है डेट्स 10 to 16 या 12 to 16, जो भी आपका नियर बाई डॉक्टर या जो भी आपका गायनेकोलॉजिस्ट बताता है। यूजुअली मेरे हिसाब से 11th या 10th डे से ही स्टार्ट करके 16 डे तक करना चाहिए कॉन्टेक्ट, ताकि उससे इजी कंसेप्शन हो पाए। फिर भी अगर कोई पेशेंट, कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, जैसे पेशेंट 35 साल से ऊपर है, राइट, और 6 महीने लगातार ट्राई करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो साल भर का वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत दिखाना चाहिए। सेकंड, अगर मेल 40 से ऊपर है तो भी एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए। हैव नो पीरियड्स और इरेगुलर और वेरी पेनफुल पीरियड्स, तो इस समय पे ना आपको कंसल्ट करके ही प्रेगनेंसी डेवलप करना चाहिए, अदरवाइज वेट करना चाहिए। हैव नोन फर्टिलिटी प्रॉब्लम, आपको सब पता है कि आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। इन्फ्लामेटरी डिसीजेज हैं, या कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ है, जैसे किसी किसी को मिसकैरेज होता है तुरंत वो फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, जबकि मिसकैरेज होने के एटलीस्ट 6 महीने तक आपको कभी भी ट्राई नहीं करना होता है। राइट। सिमिलरली, एक अगर मेल को है तो स्पर्म काउंट चेक करना जरूरी है, प्रोस्टेट सही है कि नहीं ये चेक करना जरूरी है। सेक्सुअल कंडीशंस कैसी है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये सब तो नहीं है। या कोई कैंसर से अभी ट्रीटमेंट चला, से कीमोथेरेपी लंबे समय तक चला तो एक बार ध्यान देना चाहिए। हर्निया की सर्जरी अगर हुई है तो एक बार ध्यान देना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, इसमें आपको डॉक्टर की सलाह के बिना कंसेप्शन नहीं लेना चाहिए, है ना। फिर भी हम देखेंगे कि कॉजेस क्या क्या आते हैं। राइट। पहले देखेंगे मेल इनफर्टिलिटी के कॉज क्या है। कॉजेज देखने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो फर्टिलिटी रहती है वो अपन जानना जरूरी है कि फर्टिलिटी होती कैसे है। राइट। जब 10th to 16th डे में, मेंसेस के 10th डे से, अगर मेंसेस 1 तारीख को हुआ है
तो हम 10th डे 10 को काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर 6 तारीख को बंद हुआ तो वहां से पहला दिन काउंट करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो पहला दिन होता है उसी को पहला दिन काउंट करेंगे। वहां से पहला दिन काउंट करने के बाद में जो 10वां दिन रहता है वहां से आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में आप 10 से 16 दिन तक कॉन्ट्रैक्ट अगर बनते हैं ऑल्टरनेट डेज में डेली, जैसा भी आपका एंडोरेंस या जैसा प्लानिंग है आपका वैसा करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, स्पर्म और ओवम दोनों मिक्स होकर जाइगोट बनाते हैं, एंड वो जाइगोट आपका जा करके ना यूट्रस की जो लाइनिंग है वहां पर फिट होता है, तब जाके प्रेगनेंसी डेवलप होती है। बहुत बार क्या होता है, सब चीजें नॉर्मल होने के बाद में वो जाइगोट है वो प्रॉपर फिट नहीं हो पाता है, इसलिए इनफर्टिलिटी होती है। और उसी का कारण खोजने के लिए इतनी सारी चीजें हमको जाननी होती है कि कारण क्या है, कि क्यों वो जाइगोट है या फ्यूज नहीं हो रहे हैं चीजें, स्पर्म है वो फ्यूज नहीं हो रही है, कि लाइनिंग में वो बैठ नहीं रहा है जाइगोट, क्या प्रॉब्लम है, स्पर्म इनकम्पेटिबल है, ओवम इनकम्पेटिबल है, वो चीज जानने के लिए इतना सब हमको जानना जरूरी रहता है, राइट। तो मेल्स में क्या क्या इश्यूज आते हैं जिसके कारण से इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। पहला, कंडीशन दैट कैन अफेक्ट हाउ मच स्पर्म इज मेड और स्पर्म क्वालिटी। दो चीजें बहुत जरूरी है, स्पर्म नंबर जैसे हमको पता रहता है कि वो 60 मिलियन बोलते हैं, लेकिन अगर 20 मिलियन भी हैं लोअर लेवल पे देखें एकदम, तो भी प्रेगनेंसी डेवलप की जाती है। बस आपका मोटिलिटी अच्छा रहना चाहिए, है ना, और उसकी क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। तो ये चीजें ध्यान देना रहता है हमको। प्रॉब्लम विथ स्पर्म रीचिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव टेक। आप जब, इस चीज में आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज है, आपको दिख रहा है, राइट। एक चीज जब आप देखेंगे ना, तो हमारे टेस्टिकल से और पेनिस में बहुत दूरी नहीं रहती है, उसके बाद भी हमारे टेस्टिकल से जो पाइप निकलती है वो पूरा पीछे जा करके सामने आती है। क्यों क्यों ऐसा बनाया जाता है, या क्यों ऐसा ऊपर वाले ने बनाया, क्योंकि आप कभी भी जब दौड़ते हैं तो हम पीछे झुक के और पास दौड़ते हैं, या फिर हमको गुलेल मारते हैं पीछे खींच के आगे फेंकते हैं। वैसे ही एक थ्योरी बोलती है आयुर्वेद में कि ये जैसे ही इजैकुलेट होता है वो स्पीड से पीछे जाते हैं और ऊपर आके स्पीड से अंदर विजाइना के अंदर पेनिट्रेट होते हैं, ताकि वो अच्छे से गति कर सके और ओवम से फ्यूज कर सके। ये तो ह्यूमंस की बात हो गई। आप जब जानवरों में भी देखेंगे, तो जैसे हाथी है, हाथी लोग जब प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बना पाते तो वो एक फवारा बस वेजाइना के आउटर लेयर पे डाल देता है, उसके बाद वो प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है। इसको में इतनी क्वालिटी होती है। बहुत से लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि जब उनको हेल्दी बेबी चाहिए रहता है तो वो वेजाइना के आउटर साइड पे ही वो इजैकुलेट कर जाते हैं, ताकि जो सबसे हेल्दी स्पर्म हो या सबसे अच्छा स्पर्म हो वही फ्यूज हो, क्योंकि जो सबसे स्पीड स्पर्म होगा वही फ्यूज होता है उसके साथ में, ऐसा थ्योरी बोलती है, राइट। तो ये चीज हमको ध्यान देना है। सेकंड, प्रॉब्लम विथ स्पर्म रीचिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जैसे मैंने अभी बताया कि स्पर्म स्पर्म की मोटिलिटी कैसे रहती है, ये हेड हो गया और पीछे से पूंछ रहती है, वो गोल गोल घूम के वो यूं 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 करके आगे बढ़ते जाते हैं। उनको पहुंचना रहता है फेलोपियन ट्यूब तक, जो ट्यूब्स रहते हैं वहां तक पहुंचना रहता है, वहीं पर जा करके ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है। अगर आपकी मोटिलिटी कम है, जो लोग ड्रिंक लेते हैं या नशा करते हैं उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है, जो लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं वहां पर भी मोटिलिटी का इशू आते हैं। जब ये इश्यूज आते हैं तो प्रॉपर वो रीच नहीं बैठती है ट्यूबल ट्यूब्स तक, फेलोपियन ट्यूब्स तक, और फिर प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो पाती है। थर्ड है सर्टेन फैक्टर्स इन एनवायरमेंट, एक्सपोजर टू द पेस्टिसाइड। जिन लोग खेतों में काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स या कीटनाशक लगाते हैं, जिनका कीटनाशक वगैरह का दुकान है। मैं एक क्लासिकल केस बताता हूँ आपको। हमारा एक पेशेंट था, डे का ही मेंबर था, उसकी पेस्टिसाइड की दुकान थी। ये बात है 2021 की। वो जब भी पेस्टिसाइड आता था बड़े कंटेनर्स में वो बुलवाते थे, वो खोलते थे तो जो फ्यूम्स आती है ना वो उनको बहुत स्पीड से आती थी और उनको सिर दर्द देता था। वो 2 से 3 साल से वो ट्राई कर रहे थे बट हो नहीं रहा था, और जब जब हम लोगों ने हिस्ट्री लिया तब पता पड़ा कि उनको ये फ्यूम्स ऊपर जाते हैं, वो थोड़ा सा ड्राउजी हो जाते हैं। पहले सिर दर्द देता था, अब चक्कर आने लगता है, राइट। उसके बाद में हम जब मॉर्फोलॉजी वगैरह चेक कराया और बायोप्सी वगैरह कराया तो पता पड़ा कि उनकी जो सेल्स डेवलप होती है ना टेस्टिकल्स में, जो बनने वाली सेल है साइटोली सेल जिसको बोलते हैं, वो ही डैमेज हो गई थी। तो इतना खराब इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलरली एक केरल का केस है, जो लोग केरल से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे, बीच में 4 या 5 साल पहले की बात है, जब काजू की खेती होती थी ज्यादा वहां पर, तो वहां के जो किसान है उन्होंने क्या किया था, एक हेलीकॉप्टर हायर करके ऊपर से ही पेस्टिसाइड छिड़कवा दिया था।
बहुत ज्यादा मात्रा में उस काजू के पूरे खेतों के ऊपर में। उसका रिजल्ट ये पड़ा कि 8-10 साल बाद, अभी अभी बोलना चाहिए 2015 की बात है, और दो नहीं 2012 की बात है, 2020 में पता पड़ा था, ये भी टाटा कैंसर हॉस्पिटल वालों ने किया था, कि ये पेस्टिसाइड जब वो नीचे 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 जाके आपके ग्राउंड जो वाटर रहते हैं उसमें मिक्स हो गया था, और उसके कारण इन लोगों को कैंसर और इनफर्टिलिटी जैसी समस्या पैदा हुई थी। तो इतना खराब इम्पैक्ट पड़ता है पेस्टिसाइड का, पहला। दूसरा, आप जब किसी अ, फसल में पेस्टिसाइड डालते हैं, तो वो फसल की 3 पीढ़ी तक वो पेस्टिसाइड रहता है उसमें, ऐसा रिसर्च बोलती है। अगर आपने काजू की जनरेशन 1 पे पेस्टिसाइड डाला है, तो उसी काजू के बीच से जो दूसरी जनरेशन पैदा होगी, दूसरी जनरेशन के बीच से जो तीसरी जनरेशन पैदा होगी, वहां तक उस पेस्टिसाइड का असर रहता है, अगर आप खाद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सेकंड जनरेशन से तो। इतना फर्क पड़ता है, और जब ये बॉडी में बार बार जाने लगता है तो इनफर्टिलिटी के केसेस मिलने लगते हैं, स्पेशली मेल्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके साथ में है बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, बार बार जिनको इन्फेक्शन होता है, जो लोग पानी में जिनका पैर ज्यादा रहता है, या मॉइस्ट जगह में रहते हैं, या जिनको बार बार इन्फेक्शन के चांस बनते हैं उनको। सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी आपको जो हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो इश्यूज आते हैं, हार्ट हार्ट के जो इश्यूज आते हैं, उसके कारण भी स्पर्म क्वालिटी कम होती है। क्यों? आयुर्वेद ये मानता है कि हार्ट की जो एक सिरा निकलती है, वो ही जाकर नीचे जो पेनिस में जो सिरा रहती है वो डेवलप होती है, वेन रहती है वो डेवलप होती है। इसलिए जब भी बीपी के इश्यूज आते हैं, या नसों का कड़ापन है, या नसों में ब्लॉकेज है, तो वो सीधा सीधा इम्पैक्ट डालता है आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे, स्पेशली मेल्स में। इसके बाद में डिप्रेशन है। डिप्रेशन में दो कारण देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट डिप्रेशन है, डायरेक्ट डिप्रेशन होने के कारण है उनका जो दिमागी स्तर रहता है वो डाउन रहता है, इसके कारण जो भी हार्मोनल चेंजेस आने होते हैं वो मिल नहीं पाता है, और प्रोडक्शन डाउन होता है। सेकंड, जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं हैं उनका भी साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है। इसलिए मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आप जब भी कोई बड़ा केस उठाएं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे किडनी का हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, या कोई भी बड़ा केस हो, लंग्स का कैंसर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, आप उनका ना एक बार हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये दिस मस्ट बी द रीजन, या दैट मस्ट बी द रीजन। तो ये चीजें आपको पता पड़ेंगी। इसके बाद में जो लोग बहुत ज्यादा स्टीम लेते हैं, या गर्म पानी से नहाते हैं, या गर्म टब में बैठते हैं, उनको भी ये तकलीफ आती है। उसका भी कारण है, आप देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी रहती है उसमें मेल्स के टेस्टिकल्स बाहर रहते हैं, अंडाशय है वो बाहर रहता है, अंडकोश बाहर रहता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर 35 डिग्री रहता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है। बाहर उसका देने का मकसद क्या था? ऊपर वाले ने ऐसे तो नहीं दिया होगा, चलो इसको तो अंदर भी डाला जा सकता था। जब ओवरी अंदर दी जा सकती है फीमेल्स में, तो टेस्टिकल भी अंदर दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो दो 2 डिग्री कम टेम्परेचर पे ही कंप्लीट होगा, राइट? तो ये जब होने लगता है ना, जो लोग हॉट टब में रहते हैं तो उनके टेस्टिकल का टेम्परेचर हाई होने लगता है, और जो प्रोडक्शन है वो स्लो हो जाता है या फिर ब्लॉक्ड हो जाता है। तो जब भी ऐसे लोग मिले जो ज्यादा स्टीम लेते हैं, या सोना बाथ में रहते हैं, या गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म टब में बैठते हैं, वहां पर उनको ये चीजें अवॉइड करनी है, और बर्फ से सेकाई करनी है, पहला। सेकंड, उनको ये भी कर सकते हैं, जो लोग ज्यादा गुस्से वाले रहते हैं, ज्यादा तीखा खाते हैं, जिनकी बॉडी ज्यादा गर्म रहती है, उनको भी करना जरूरी रहता है। क्योंकि अगर बॉडी गर्म है, अगर बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री तक नॉर्मल है, तो आप ये माने कि आपके टेस्टिकल का टेम्परेचर भी 36 to 37 डिग्री ही होगा। 35 से ऊपर जाएगा, प्रोडक्शन डैमेज होगा ही होगा। तो ये चीजें भी हमको ध्यान देनी है। बहुत बार हम लोग इस चीजों को छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं होता है, इसकी बॉडी तो हमेशा गर्म रहती है, बट ये जो माइनर चीजें हैं ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इसके बाद है डैमेज रिलेटेड जो कैंसर एंड डिस्ट्रिक्ट। हम बात कर चुके हैं कि कीमोथेरेपी अगर चलती है, या कोई ऐसे ड्रग्स रहते हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं बॉडी में, उसके कारण पहला तो टेस्टिकुलर जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, और वहां पर प्रोडक्शन डैमेज होता है। सेकंड है, वो बॉडी के सेलुलर लेवल तक डैमेज करता है, तो आपका जो ओज है, जो आपका वो जो सुप्रीम प्रोटीन है वो डाउन होने लगता है, और ये तकलीफें आने लगती है। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। ओवुलेशन डिसऑर्डर्स। जिस ओवुलेशन डिसऑर्डर्स मतलब, ओवुलेशन मतलब होता है एक स्त्री के 14वें दिन पे
एग जो है ना फूट के बाहर के लिए रवाना होता है। आपको मैं थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे बताता हूँ। यूट्रस रहता है, आप अगर हम लोग को जो टीचर समझाते थे मैं वैसे ही समझाता हूँ आपको। ये अगर बॉडी यूट्रस हो गई, ये आपके ट्यूब्स हो गए, और जो मेरे हाथ हैं ये आपकी ओवरी हो गई। ओवरी में ही एग का प्रोडक्शन होता है, ओवरी में एग का प्रोडक्शन हो करके यहाँ से धीरे धीरे आता है, और 14वें दिन में वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद में वो एग फूट के धीरे धीरे आने लगता है। जैसे ही ओवरी से एग फूट करके धीरे धीरे इस ट्यूब में आने लगता है, उसी समय पे अगर स्पर्म विजाइना से होते हुए अगर यहाँ पर आकर मिलते हैं तो दैट इज फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, एक छोटा सा गोला बनता है, दैट इज जाइगोट। वो जाइगोट फिर आकर के इस यूट्रस की लाइन में कहीं पे भी इम्प्लांट होता है, देन प्रेगनेंसी डेवलप होती है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है उसी को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, राइट। ये बहुत इजी है। अब ओवुलेशन डिसऑर्डर्स क्या होता है? ओवुलेशन मतलब एग का फूटना। जब एग एग फूटता नहीं है तो तकलीफें आती है। दिस कंडीशन अफेक्ट द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरीज, इंक्लूडिंग हार्मोनल प्रॉब्लम सच एज पीसीओडी, हाई लेवल हार्मोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का ज्यादा बढ़ जाना, जिससे कम एज में ही ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं और ब्रेस्ट से मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है ना। इसके बाद में थायराइड है, हाइपरथायराइड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना, और ईटिंग डिसऑर्डर्स है। मतलब ये कुल मिला के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ना, आप थायराइड पकड़ लो, बीपी शुगर थायराइड, ये तीन चीजें, ओवुलेशन का नहीं होना, मेंसेस का इरेगुलर रहना, ज्यादा मोटापा रहना, ये चीजें भी ना ओवुलेशन को डिस्टर्ब करती है। अगर अपन मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे जाएं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये मानता है कि पूरे हॉर्मोन्स जो ग्राफ रहता है वो मेंटेन रहता है तभी ओवुलेशन प्रॉपर होता है। लेकिन अगर अपन आयुर्वेद के हिसाब से जाएं तो आयुर्वेद तीन सेगमेंट में इसको बांटता है। पहला जो सेगमेंट रहता है वो वात का रहता है, जो पहले से 5वें दिन तक जो फ्लो रहता है दैट इज वात। वहां से 5वें से 14वें दिन तक पित्त का काल रहता है। उस समय आपको फीमेल्स में मूड स्विंग्स दिखेंगे, गुस्सा दिखेगा, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ी हुई दिखेगी। 14वें दिन में जैसे ही ओवर ओवम रप्चर होता है, ओवुलेशन हो जाता है, वहां से कफ का काल स्टार्ट होता है, और कफ ही कारण रहता है जाइगोट फॉर्मेशन पे। अगर कफ प्राकृत अवस्था में, प्राकृत अच्छा है कफ उनका, तो अच्छा बेबी होता है। अदरवाइज जब बच्चों को पैदा होते ही हार्ट में छेद है, डायबिटीज है, ये देखने को मिलता है। ये कारण ये कि जो माँ बाप रहते हैं उनका उनका खुद का ओवम और स्पर्म या शुक्राणु और अंडाणु दोनों खराब रहता है। इसी वजह से बच्चे पैदा होते ही बीमार होते हैं या ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये चीजें हालांकि अभी बहुत ज्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन आयुर्वेद मानता है इस बात को कि बॉडी हमेशा साफ रहनी चाहिए। बिफोर कंसेप्शन आपको डिटॉक्स करके लेना चाहिए, बॉडी साफ करानी चाहिए, और आपका स्पर्म और वो हायर क्वालिटी कराना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक अ सीड। आप अपने खेत में कोई भी क्वालिटी का बीज तो नहीं बोते हैं ना, वैसा ही है। लोग अभी अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि हमारा बेबी अच्छा हो, वो पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद में कंडीशंस ऑफ यूट्रस। देखिए, पहला, अब मैं थोड़ा आयुर्वेद की साइड पे भी जाता हूँ कि आयुर्वेद का कहना है कि चार चीजें इंपॉर्टेंट है: ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज, राइट। तो ऋतु क्या होगा? जो साइकिल है, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपका, वो प्रॉपर टाइम टू टाइम हो, तो 14वें दिन में ओवुलेशन होगा, वहां पर आपको स्पर्म और ओवम जाइगोट होगा। उसके बाद आता है क्षेत्र, दैट इज यूट्रस, जहां पर वो इम्प्लांट होने वाला है। अगर आप खेत की बात करें तो आपका खेत अच्छा होना चाहिए, आपका बीज अच्छा होना चाहिए। ऋतु मतलब मौसम अच्छा होना चाहिए, है ना। ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। अंबु मतलब जो स्पर्म है या जो पानी है आपको वो बराबर नहीं। तो खेती के लिए और प्रेगनेंसी के लिए चारों चीजें जरूरी है: बीज का होना, पानी का होना, ऋतु का अच्छा होना, और क्षेत्र का अच्छा होना, खेत का अच्छा होना। इसी इसी प्रकार आपका प्रेगनेंसी के लिए भी यूट्रस का अच्छा होना, स्पर्म का अच्छा होना, ओवम का अच्छा होना, और साइकिल का बेटर होना। ये चारों चीजें मेंटेन रहेगी ना, तभी जाकर के हेल्दी बेबी और प्रॉपर प्रेगनेंसी डेवलप होता है। सेकंड कंडीशन मॉडर्न मेडिसिन क्या बोलती है? कंडीशन ऑफ द यूट्रस। दिस इंक्लूड्स ग्रोथ प्लांट यूट्राइन पॉलिप्स। अब जैसे यूट्रस है, मैंने बताया कि ये अगर आप ऐसा पोर्शन बनाएंगे तो आपको ये यूट्रस का पोर्शन है। यूट्रस के पोर्शन में अगर लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है, इंडोमेट्रियोसिस है, मतलब उनकी जो दीवारें हैं यूट्रस की वो खराब है, दीवारों में पॉलिप्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, पीसीओडी है, जो भी है, कैंसरस हैं, एग्स नहीं बन रहे, एग्स टिक नहीं रहे हैं, तो ये चीजें ना कंडीशन यूट्रस को खराब करती है, और आपका जो खेत है वो फर्टाइल नहीं हो पाता है, वहां पर प्रॉपर पौधे नहीं लग पाते हैं। तो ये चीजें हमको ध्यान देने की, यूट्रस का भी कंडीशन देखना है।
जब भी आपको पेशेंट मिलता है कि मुझे 3 साल से बच्चा नहीं हो रहा, 4 साल से बच्चा नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले ये 4 चीजें हैंडल करें। पहले यूएसजी करा के देखें कि आपका क्षेत्र मतलब जहाँ पे आपका है फील्ड है वो आपका अच्छा है कि नहीं। सेकंड, स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी चेक करें, हार्मोन ऐसे करा लें, ये चीजें चेक करें, और साइकिल पूछें, साइकिल कितने कितने दिन में हो रही, कैसे हो रही है, ब्लड ज्यादा जा रहा है, क्लॉट ज्यादा जा रहे हैं, कलर कैसा जाता है, बहुत ज्यादा ब्लैक या चॉकलेट कलर में जा रहा है तो भी प्रेगनेंसी डेवलप नहीं होती है, बहुत ज्यादा पिंकिश शेड में जा रहा है तो भी नहीं होती, व्हाइट डिस्चार्ज का इश्यू है तो भी बच्चे नहीं ठहरते हैं। तो ये चीजें आप जान जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा काम कहाँ पर करना है। इसके बाद में है ओवरी, एग में प्रॉब्लम हमने देख लिया, ओवुलेशन का प्रॉब्लम हमने देख लिया, सेकंड है यूट्रस का प्रॉब्लम देख लिया, जो क्षेत्र है जो खेत है वो आपका प्रॉपर रहना चाहिए, राइट। उसके बाद में है ट्यूब्स। ये जो ट्यूब है, अब आपके ट्यूब का अच्छा रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी ट्यूब से, यहाँ से आपका ओवम निकलेगा, ओवरी से, ये ओवरी है, यहाँ से आपका ओवम निकला इसी ट्यूब से आएगा। अगर ये ट्यूब यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक है तो वो स्पर्म जा नहीं पाता और ओवम आ नहीं पाएगा। अगर स्पर्म बाई डिफॉल्ट कैसे पहुंच भी गया, फ्यूजन हो भी गया, जाइगोट बन भी गया, तो वही ब्लॉक रुक जाता है, एंड दैट कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो ट्यूब में ही प्रेगनेंसी हो जाती है उसको तुरंत कट करके बाहर निकालना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया था, तुरंत ट्यूब कट करके हमको बाहर निकालना पड़ गया था क्योंकि वो फट जाता है। ट्यूब इतना छोटा सा रहता है, उसमें अगर वो जाइगोट जमा, रप्चर हो जाएगा। इसलिए ये चीजें भी हमको ध्यान देने की, ट्यूबल ब्लॉक तो नहीं है, ट्यूबल ब्लॉक है या माइनर ब्लॉक है और आप वहां पर अच्छी दवाइयां दे रहे हैं, एडी कार्डियल शतावरी दे रहे हैं, एचवी प्लस दे रहे हैं, रिच दे रहे हैं, और विद द गॉड ग्रेस ऑफ गॉड आपका प्रेगनेंसी डेवलप हो गया तो वो वही ट्यूब में हो जाएगा, वो जाइगोट बन के आएगा नहीं बराबर। एक चीज हमको ध्यान रखें, जब भी हम ट्रीटमेंट करेंगे या जब भी हम इन चीजों को केसेस हैंडल करेंगे तो आपको, आपका पहला काम है कि आपको प्रेगनेंसी अच्छी देनी है। सिर्फ प्रेगनेंसी देकर के हाथ खड़े कर दिया, हाँ अब आप जानो आपका काम देने, ऐसा नहीं करना है। आपने जो प्रोडक्ट दिया है उनसे उनकी प्रेगनेंसी भी डेवलप होनी चाहिए, पहला। दूसरा, पूरे 9 महीने पेशेंट को तकलीफ नहीं आनी चाहिए और जो बेबी होना चाहिए वो भी हेल्दी होना चाहिए, तब आपकी जीत है। अदरवाइज प्रोडक्ट बेचना इज नॉट अ बिग डील, आप कभी भी कहीं भी बेच सकते हैं, बट जब भी ऐसा केस रहता है इनफर्टिलिटी का, वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी और प्रीशियस प्रेगनेंसी रहती है, उनके लिए वो बहुत अलग इमोशंस रहते हैं, तो उन चीजों को भी हमको ध्यान देना है। इसके बाद में है एंडोमेट्रोसिस। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एंडोमेट्रोसिस मतलब यूट्रस की जो लाइनिंग है, यूजुअली वहां पर तकलीफें रहती है, ये अपन ऊपर ऊपर से आज देख रहे हैं। इसके बाद में है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। दिस हैपन व्हेन द ओवरी स्टॉप वर्किंग एज दे शुड एंड द मेंस्ट्रुअल पीरियड्स एंड end before age 40. The cause often unknown, but some factors linked with the primary ovarian insufficiency include immune system, जेनेटिक डिसीज और टर्नर सिंड्रोम और जो भी रेडिएशन वगैरह है। इसका इस प्रॉपर पैराग्राफ का मतलब क्या है कि जो मेंसेस 45 साल तक या 50 साल तक चलने चाहिए वो 37-38 में रुक जाते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी डेवलप नहीं हो सकती है। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि जेनेटिक कंडीशन वैसा रहता है, या ओवरी में जो ओवम रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, या कई बार स्ट्रेस फैक्टर्स रहते हैं, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं बॉडी में, कैंसर ही हो गया, बच्चा पैदा हुआ और कैंसर हो गया, तो वहां पर भी तकलीफें होती कि उनको प्रॉपर ओवुलेशन वगैरह नहीं होता है और तकलीफें होती है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान देना कि ये चीज तो नहीं है। जब भी आप करें, आप 4 चीज तो पहले देखना है, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। जैसे आपका खेत है तो खेत मतलब यूट्रस, पानी मतलब स्पर्म, बीज मतलब ओवम, और मौसम मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 4 चीज आपने देखा तो आपकी फसल अच्छी होगी। उनको भी समझाना है, आपको भी समझना है। सिर्फ दवाइयां लेने से और ये करने से नहीं होगा, आपको परहेज करना है, बराबर एक्सरसाइज करनी है, ये चीजें करेंगे तब जाके बॉडी सेटल होती है और वो प्रेगनेंसी अच्छी डेवलप होती है। ठीक है, इसके बाद में है पेल्विक एडेक्शंस। पेल्विक, अब पेल्विक मतलब क्या होता है? ये कमर, कूल्हे का जो हड्डी रहता है वो पूरा पेल्विक बोन रहता है ना। ये क्या बोल रहे हैं? दीज आर द बैंड्स ऑफ स्कार टिश्यू दैट बाइंड ऑर्गन्स। इनका कहना है कि अगर पेल्विक ऑर्गन टेढ़ा है, छोटा है या कुछ और प्रॉब्लम है तो वहां पे जो एडजेसेंट ऑर्गन है, वहां पे जो अंदर का ऑर्गन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है। जैसे आप अभी देखेंगे हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, छोटा यूट्रस, ओवरी मिसिंग है, एक ओवरी मिसिंग है, एक ओवरी बस है, तो ये चीजें आपको जब देखने को मिलेंगी एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स है, राइट।
जब एनाटॉमिकल डिसऑर्डर्स है या बोलना चाहिए कंजेनाइटल है, जो बचपन से ही पैदा होते ही ये परेशानियां, उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां पे आपको उनको प्रॉपर कंसोल करके काउंसलिंग करना पड़ेगा, और जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है वो अपन करेंगे। राइट। लास्ट है कैंसर एंड ट्रीटमेंट। अभी के सिनारियो में मैं आपको दो तीन चीजें ऐसी बताता हूँ जो आयुर्वेद मानता है बट मॉडर्न नहीं मानता है। पहला, जो पीसीओडी रहता है वो एक औरत के खान पान पर निर्भर करता है। जो लड़कियां बहुत ज्यादा नॉनवेज खाती हैं या बहुत ज्यादा चीज और वगैरह खाती हैं, उनको ये तकलीफ आती है। क्यों? क्योंकि सामान्यम वृद्धि कारणम, ऐसा एक श्लोक आता है आयुर्वेद में, मांस से मांस का वृद्धि होता है। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉनवेज नॉनवेज खा रहे हैं, चीज चीज खा रहे हैं, ब्रेड ब्रेड खा रहे हैं, वर्कआउट नहीं है, दिन भर बैठे बैठे हैं, तो वो आपके कफ को दूषित करता है। कफ दूषित होने की वजह से पीसीओडी की समस्या आती है। एक दूसरा कारण है, जो पैड्स इस्तेमाल होते हैं, जो सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल होते हैं, वो उसमें सिलिकॉन रहता है। वो क्या होता है, जैसे ही वो लगाया जाता है उस पे, वेजाइना से ब्लड आता है, वो सोख लेता है, उसका सोकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सिलिकॉन बाय डिफॉल्ट गर्म रहता है, वो पूरी जो ऊष्मा रहती है, पूरी गर्मी वापस भेज देता है वेजाइना के थ्रू यूट्रस में, और वो तकलीफ देता है पीसीओडी बन करके, या जो छोटे पॉलिप्स बन जाते हैं वो, या फाइब्रॉइड्स बनते हैं वो। तीसरा, आजकल का जो पहनावा है बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा बोलना चाहिए ट्रांसपर्ड है, मतलब बहुत चिपका रहता है उससे। वो भी बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी एक प्रेशर पड़ता है ऊपर वेजाइना से इधर के लिए, यूट्रस के लिए, वो भी तकलीफ देता है। तो ये चीजें हमको जानना जरूरी है कि बहुत ज्यादा जो टाइट कपड़े पहनते हैं, बहुत ज्यादा जिनका खान पान गड़बड़ है, या जिन जो लोग यूजुअली सिलिकॉन वाला मेंस्ट्रुअल ये कप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो पैड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक तकलीफें देती है। बट मॉडर्न ये चीज नहीं मानता है, बट आयुर्वेद मानता है ये चीजें। राइट। इसके बाद में कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि एक मेल की एज 40 से ऊपर होना और फीमेल की एज 35 से ऊपर होना, ये रिस्क रहता है। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी या प्रीशियस प्रेगनेंसी में आता है, तो वहां पर भी आपको थोड़ा कॉन्शियस होकर के ही प्रोडक्ट्स देने हैं या काउंसलिंग करना है। सेकेंड, टोबैको यूज है। आज की डेट में मेल हो चाहे फीमेल हो, टोबैको और अल्कोहल बहुत कॉमन हो गया है। तो वो चीज भी देखना कि उसका हिस्ट्री तो नहीं है। उसका हिस्ट्री रहने से अगर प्रेगनेंसी डेवलप भी होता है तो वो बार बार मिसकैरेज होते हैं। सिमिलरली थायराइड में भी ऐसा ही होता है। आपके ये जो रिस्क फैक्टर्स आते हैं थायराइड, इसके बाद में अल्कोहल, हम बात बीइंग ओवरवेट एंड बीइंग अंडरवेट, ये दोनों चीजें भी एक पेशेंट को ना तकलीफ देती है। बहुत ज्यादा ओबेस होने की वजह से चैनल्स बहुत ज्यादा ब्लॉक रहते हैं। आप देखेंगे जब वो एक मोटा व्यक्ति चलता है तो यूं यूं चलता है, वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका वजन पेट का, बैक का इतना ज्यादा रहता है कि वो चीजें ऑलरेडी चोक्ड अप रहती हैं, या बोलना चाहिए फैट से ब्लॉक्ड रहती हैं। इस कारण भी ये तकलीफें आती हैं। सेकंड थिंग, ओबेसिटी जो रहता है उसमें आपकी ओवम और स्पर्म दोनों की क्वालिटी बहुत डाउन रहती है। इस कारण भी ये चीजें तकलीफ होती है। क्यों? आयुर्वेद ये मानता है कि जैसे आपका अगर फैट, जो आपका जो भी ग्लूकोज बन रहा है या आप जो भी खाना खा रहे हैं, वो तुरंत फैट में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पर आपकी धातु अग्नि मंद है, धातु अग्नि की मंद है। आयुर्वेद 7 धातु मानता है, हमने लास्ट टाइम देखा था, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जैसे ही ये धातु अग्निमांद होती है तो मेद मेद बढ़ता जाता है, और अस्थि मज्जा शुक्र पर पहुंच नहीं पाती है आपके न्यूट्रिशन, और वो पूरा फैट कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण से भी जो स्पर्म और ओवम का बोला चाहिए जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन रहता है। इसके बाद में बीइंग अंडरवेट बोलना चाहिए कि वो वैसे ही कुपोषित या कम पोषित हो जाते हैं, तो उसमें वैसे ही सीमन की क्वालिटी कम रहती है। आपको अगर 10 रोटी खानी है, आपको 4 रोटी मिलेगी, तो आप वैसे ही डाउन हो जाएंगे, बॉडी को लगती नहीं चीजें और तकलीफें आने लगती हैं। एक्सरसाइज के इश्यूज, ये लैक ऑफ एक्सरसाइज ओबेसिटी बनाता है, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज भी तकलीफ देता है। एक्सेसिव एक्सरसाइज वात की वृद्धि करता है, जो आजकल हार्ट अटैक आ जाता है या लोग खेलते खेलते मर जाते हैं, ये आपकी वात की वृद्धि, अचानक से वात की वृद्धि करते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर जब माउंट एवरेस्ट चढ़ेंगे तो आप पहले दिन में आपको चढ़ाया नहीं जाता, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग लगती है। आप बेस कैंप ए, बेस कैंप बी, फिर बेस कैंप ए, फिर बेस कैंप ए बी सी, ऐसा करते हैं, धीरे 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 करके वो पूरे ऊपर तक लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट नहीं रहता है। हमारा ब्रेन फ्लेक्सिबल रहता है, बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहती है, लेकिन उस फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, उसका एक लिमिट रहता है।
अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले सूर्य नमस्कार भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 2-4 से स्टार्ट करके 20 तक लेके जाना है। जो पहले दिन में 20 सूर्य नमस्कार करेगा वो बीमार पड़ेगा ही, क्योंकि वात की इतनी ज्यादा वृद्धि हो जाती है कि पूरा बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है बॉडी को। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। अब कैसा है, अपन को प्रिवेंशन या हमको ध्यान देने वाली चीजें क्या है। कपल्स हैव सेक्स ऑफन सून आफ्टर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टॉप्स। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही होती है वो 5 से 6 दिन कांटेक्ट नहीं बना रहा रहता है, उसके बाद 10वें दिन से अगर बनाना स्टार्ट करते हैं, 10वें दिन से 16वें दिन तक या 8वें दिन से 16वें दिन तक, एक एक दिन के आड़ में या डेली, तो चांसेस हायर रहते हैं कि वो प्रेगनेंसी कंसीव होगा। अदरवाइज बहुत कम चांसेस आ जाते हैं। अगर आप बोले कि मैं एग्जैक्ट 14वें दिन में करूंगा या 12th डे पे करूंगा तो उसके चांसेस बहुत कम है। जितना ज्यादा फ्रिक्वेंट रहता है उतना ज्यादा अच्छा रहता है। सेकेंड, स्पेशली फॉर मेल्स, आपको ड्रग्स से, तंबाकू से, दारू से दूर रहना है। दूसरा, गर्म पानी से बहुत ज्यादा नहीं नहाना। जैसे मैंने आपको टेस्टिकल थ्योरी बताया था कि 2 डिग्री कम रहता है, तो 35 डिग्री मेंटेन रहना चाहिए। तो बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना या बहुत ज्यादा टब्स में बैठना वो अच्छा नहीं है। और ऐसी चीजें ऐड करने जैसे अश्वगंधा है, हाई एनर्जी है, रिच बेरी है, अडीला फोर्ट है, दूध है, घी है, ऐसी चीजें ऐड करनी रहती है जो आपके स्पर्म काउंट को या आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाए। वर्कआउट, कैलकुलेटेड और रेगुलर वर्कआउट आपके बॉडी को हमेशा अच्छा रखेगा। अभी जो लोग हम लोग को रेगुलर इनफर्टिलिटी के केसेस भेजते हैं वो ये जानते हैं कि हम लोग सूर्य नमस्कार करने बोलते हैं, स्पेशली मेल्स को, कि आप सूर्य नमस्कार करें। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण व्यायाम है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन है, आपके मन को प्रसन्न रखता है। सेकंड, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, और आपका जो स्पर्म काउंट वगैरह या स्पर्म की क्वालिटी है वो अच्छा करता है। सिमिलरली वुमेन्स में क्या देखना है, स्मोकिंग से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है, कैफीन से भी दूर रहना है। क्यों कैफीन से दूर रहना है? कॉफी चाय के सेवन कम करना है। क्यों? ये कॉफी और चाय रहती है वो ना प्रकृति में उष्ण रहती है, गर्म रहती है, तेज रहती है। और फीमेल की जो बॉडी रहती है आयरन के हिसाब से वो भी उष्ण रहती है। तो जब उष्ण उष्ण ज्यादा चीजें हो जाती है तो बॉडी खराब होने लगती है, तो यूटीआई होने लगता है और चीजें बिगड़ने लगती है। इसी कारण से अभी देखेंगे बहुत बार अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी बोला जाता है या विजाइनल पीएच बढ़ गया है ऐसा बताते हैं। ये आपको कैसे पता पड़ेगा? जो औरतें यूरिन करने के बाद बहुत ज्यादा स्मेल आती है या कप इनर गारमेंट से बहुत स्मेल आती है, ये सब चीजें देखेंगे तो उसमें पता पड़ता है कि एसिडिक बहुत है। या जब वो कांटेक्ट बनाएंगे तो जो लुब्रिकेंट निकलता है उसमें से बहुत स्मेल आती है। राइट, तो ये चीजें डिनोट करती है कि विजाइनल पीएच ना वो कम होता जा रहा है। विजाइनल पीएच अगर कम होता जाएगा, लाइक 2-3 हो गया, बहुत एसिडिक हो गया विजाइना, वहां पर स्पर्म डेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्पर्म का जो टेम्परेचर ऑलरेडी 2 डिग्री कम रहता है, वो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए विजाइना का पीएच भी मेंटेन रहना चाहिए। तो ये चीजें, कैफीन को हमको ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा चाय पीना, बहुत ज्यादा चिंता करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, धूप में काम करना, गर्म जगह पे रहना, ये चीजें भी डैमेज करती हैं वुमेन्स की बॉडी को। और यूजुअली जो मोटापा है जिनको, या जिन बहुत अंडरवेट है, उनको भी ये चीजें मेंटेन करनी है। राइट, तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉपर सेशन है वो खत्म होता है। आपको मैं एक 2 ऐसे फॉर्मूले बता रहा हूँ स्पेशली डे जॉय में, आप लोग नोट अप कर लीजिए। ये बेसिक फॉर्मूला है, जब भी आपको ये मिले आप ये यूज करना ही करना है। इसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी डेवलप नहीं होती है तो हम डिस्कस करेंगे विथ रिपोर्ट्स, विथ प्रॉपर हिस्ट्री की क्या तकलीफ है। पहला, अगर मेल्स में कोई भी इशू दिख रहा है, मोटिलिटी कम है, स्पर्म काउंट कम है, या जो भी मॉर्फोलॉजिकल इशू है वो कम है, उसमें हम क्या करेंगे मेल्स में? सबसे पहले उनको बोलना सुबह उठो और सूर्य नमस्कार करो, 1 से लेकर 20 तक के उसको लेके जाना है। तो ये 1 घंटे का वर्कआउट उनका मॉर्निंग में रहेगा। वर्कआउट करने के बाद में 2 टैबलेट हाई एनर्जी उनको देना है दूध के साथ में। राइट, उनका नाश्ता ये हो गया। दोपहर और रात में आप खाना खा सकते हैं, तेल मिर्च मसाला बंद रखना है। दोपहर और रात के खाने के पहले अगर पेट वेट का इशू है तो वो आप सॉर्ट आउट करेंगे लीवीज गैसो फ्री वगैरह दे करके। अगर सब सही है तो आपको रिच बेरी और अश्वगंधा खाने के पहले देना है। 30 ml रिच बेरी, 2 गोली अश्वगंधा दिन में 2 बार खाना खाने के पहले, दोपहर और रात में। रात में
अगर कोई सेक्सुअल इशू नहीं है तो रात में शाम को 6 बजे उनको एक गोली एडिला फोर्टे दूध के साथ दे दें, दैट इज इनफ। अगर और कोई भी इशू है लाइक ईडी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, तो उनको एडिला फोर्टे दिन में 2 बार दें, बट वहां पर दूध का इस्तेमाल ना करें, नॉर्मल पानी के साथ दे दें। इतना करेंगे, धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है। और अच्छे रिजल्ट चाहिए, शाम का खाने में सिर्फ घी शक्कर रोटी बोलिए, सुबह दूध और हाई एनर्जी, दोपहर में प्रॉपर खाना, शाम को घी शक्कर रोटी। ये अगर करता है मेल तो 45 दिन में आपको स्पर्म काउंट में चेंज दिखेगा ही। इसके बाद अगर नहीं होता है तो हम विथ रिपोर्ट्स विथ हिस्ट्री उसका ट्रीटमेंट करेंगे। सिमिलरली फीमेल्स में सब नॉर्मल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है, एक प्रेगनेंसी हो चुकी है, दूसरी बार नहीं हो रहा प्रेगनेंसी, तब हमको क्या करना है, उनको भी वैसे ही करना है, सुबह उठना है, सूर्य नमस्कार करना है, उठते ही उनको 2 टैबलेट शतावरी खाने को देनी है दूध के साथ में। उनका भी ये ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर में खाना, रात में खाना। दोपहर के खाने के पहले एडिकार्डियल सिरप और 2 गोली गिलोय देंगे, 30 ml एडिकार्डियल सिरप, 2 गोली गिलोय खाने के पहले, और एच प्लस 30 ml खाने के बाद। ये प्रॉपर करने से उनका बॉडी अच्छा रहता है। इसके साथ में अगर कब्ज है तो कब्ज चूर्ण या एलोवेरा जूस या आंवला कैप्सूल ये ऐड कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। पेट वेट खराब रहता है तो पहले पेट को ठीक करेंगे, 8-10 दिन लीवर लीवीज और गैसोफ्री ऐड करिए, दोनों को खाने में हल्का फुल्का आहार देने बोलिए, और धीरे धीरे वो सेट होने लगता है। जो ये हाई एनर्जी और शतावरी वाला जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया वो आपके पेट अच्छे होने के बाद की अवस्था है। अगर पेट अच्छा नहीं है, गैस होती है, प्रॉपर मोशन नहीं हो रहा, तो पहले उसको सेट करना है, उसके बाद में ताकत की दवाइयां चलानी, फिर धीरे धीरे उनको वेट करने को बोलना है, और 45 दिन के बाद में कॉन्टेक्ट बनाने बोलना है। हमने जो डेट्स बताई है 10 से 16, वही उस डेट पे कॉन्टेक्ट बनाएंगे पहला। अगर कोई मिसकैरेज वगैरह हुआ है तो वो 6 महीने तक रुकना है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई ऐसा इशू है, मिसकैरेज है या 35 साल 40 साल के ऊपर है, तो आप रिपोर्ट हम तक पहुंचाइए, हम लोग उसका प्रॉपर हिस्ट्री लेकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। राइट, यहाँ सेशन हमारा कंप्लीट होता है। आपको जो क्वेश्चन है आप फटाफट पूछ लीजिए। आप लोगों को समझ में आया बराबर पूरा? जो मैंने कोशिश की है कि आप लोग को एक मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेद समझ में आ जाए, आप लोग को क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? अगर आपको 20-30% भी समझ में आ गया तो बहुत समझ में आ गया। यस, थैंक यू थैंक यू। जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, हम अभी 15 मिनट तक हैं, 15 मिनट बाद ये सेशन एंड करेंगे। एक मेडिसिन रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट आई है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहले आप ये देखेंगे कि अगर पेट अच्छा है कि नहीं, मेल फीमेल दोनों का पेट अगर अच्छा है तो अपन आगे बढ़ेंगे, अगर अच्छा नहीं है तो लीवीज और गैसो फ्री स्टार्ट करेंगे। 30 ml 30 ml, 30 ml लीवीज खाने के 1 घंटा पहले, 30 ml गैसो फ्री खाने के 1 घंटा बाद, या तुरंत भी दे सकते हैं। और हल्का आहार लेना है जब तक कि उनका पेट अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है उनको, तब तक। जैसे ही पेट अच्छा लगने लग गया, सब लाइट लगने लग गया, तो मेल को क्या करना है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने बोलना है। एक्सरसाइज करने के बाद में 1 गिलास दूध, 2 गोली हाई एनर्जी, ये ब्रेकफास्ट हो गया। दोपहर और रात में खाने में दवाइयां देनी है। खाने के पहले रिचबेरी और अश्वगंधा देना है, 30 ml रिचबेरी, 2 गोली अश्वगंधा, दोपहर और रात के खाने के पहले। अगर कोई सेक्सुअल इशू नहीं है तो एडिला फोर्ट शाम को 6 बजे दूध के साथ में, 1 कप दूध भी काफी है, रात को भी दे सकते हैं सोते समय, 1 कप दूध काफी है 3 बार अगर खाना खा रहे हैं तो। और अगर इश्यूज हैं तो दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एडिला फोर्ट के साथ में नॉर्मल खाना खाने के 1 घंटे बाद तुरंत बाद भी दे सकते हैं। और अगर गैस वैस के इशू होते हैं, सर दर्द देता है, तो गैसोफ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेल का होगा। सिमिलरली फीमेल में मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार करने के बाद में 1 गिलास दूध के साथ 2 गोली शतावरी ले लेंगे, वो ब्रेकफास्ट हो गया। दोपहर और रात का खाना नॉर्मल खाना है, बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला अवॉइड करना है। खाने के पहले एडिकार्डियल 30 ml और 2 कैप्सूल गिलोय खाने के पहले जाएगा। खाने के बाद HP+ देना है 30 ml, ये सुबह शाम में आएगा। इतना करने से 45 to 60 डेज का वेट करना है, और उनको कॉन्टेक्ट बनाने बोलना है, प्रेगनेंसी डेवलप होती है।
सर मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा एक प्रोटोकॉल बना लेंगे जिससे आप लोग को इजी पड़ेगी। राइट। एक क्वेश्चन है, एज 12 लीवर प्रॉब्लम एंड ब्लड इन्फेक्शन। देखिए अगर एज 12 में लीवर प्रॉब्लम है ना तो उनकी रिपोर्ट से एक बार भेजिए। उससे ना थोड़ा हमको आइडिया मिलेगा कि क्या परेशानी है, कैंसरस तो नहीं है या कुछ बड़ी एसाइटिस वगैरह की बीमारी तो नहीं है। वो पहले एक बार देख लेते हैं। या ब्लड का इश्यू है तो सिकल सेल वगैरह तो नहीं है, हम एक बार वो देख लेंगे। एक क्वेश्चन आया है तुलसी के यूजेस। देखिए तुलसी के यूजेस किया जा सकता है, बट अगर एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है तो तुलसी का बहुत ज्यादा काम नहीं रह जाता, बट फिर भी डिटॉक्स के हिसाब से आप तुलसी यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है, प्लीज एलोबरेट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द। सर मैं इस पे अलग से लेक्चर लूंगा या आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखेंगे तो प्रॉपर इसमें मेरा लेक्चर बना हुआ है। एक क्वेश्चन है, डे जो है कि सैनिटरी पैड्स में सिलिकॉन पाया जाता है क्या और कहाँ तक लाभदायक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। डे जो का जो पैड है वो एलोवेरा हर्ष का बना हुआ है। आप प्रॉपर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके जो अपलाइंस हैं, वो आपको उसका पूरा मोड ऑफ एक्शन या फिर वो आपको डेमो भी दिखा देंगे। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सर पाइल्स, एक क्वेश्चन है, सर पाइल्स का प्रॉब्लम था, ऑपरेशन हुआ है किंतु मल द्वार से पानी प्लस ब्लड कंटिन्यू जा रहा है, उन्हें क्या दें। देखिए अगर मल द्वार से कंटिन्यू पानी या ब्लड जा रहा है तो आप इसको पाइल्स ना समझे, हो सकता है वो फिस्टुला बन रहा हो। एक बार किसी अस्पताल में जाकर चेक कराएं, है ना। उसके चेक करने के बाद में जब कंफर्मेशन हो जाए पाइल्स है तो ही पाइल्स की दवा खाएं, अगर वो फिस्टुला है तो फिस्टुला की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ट्यूब में सिस्ट है 25 mm का। सर इसकी रिपोर्ट्स लगेंगी, कैसा सिस्ट है, कौन से ट्यूब में है, कहाँ पर है, ये चीजें जानने के बाद में काम करेंगे, अच्छा रिजल्ट लेंगे। अंडरवेट वालों के लिए हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लीवर को सपोर्ट करेंगे 20 ml लीवीज खाने के पहले दिन में 2 बार, और खाने के साथ में HB+ या रिचबेरी दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। प्रेशर लो है, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसमें रिचबेरी के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आया है, मेल का टाइम बहुत लो है, बढ़ाने के लिए क्या दे। देखिए प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ना जितना फिजिकल रहता है उससे ज्यादा मेंटल रहता है। वो करने के लिए सूर्य नमस्कार करना ही करना है, सुबह हाई एनर्जी देना ही देना है, और जो रिच बेरी है उसकी जगह पे सिर्फ अश्वगंधा देना है। ये करना है, और रात को घी शक्कर रोटी खानी है बस। और अडीला फोर्टे शाम को, इतना करेंगे ना तो धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है। और पहली बात, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है खाएंगे और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन खत्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है वो बेवकूफ बना रहा है, आपको ये जानना है। 90 से 100 दिन लगते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक होने में, विथ डाइट जो मैं बता रहा हूँ, उसके साथ कीगल एक्सरसाइजेज है या मूल बंध वगैरह लगाएंगे, वो वहाँ की जो मसल है वो कंट्रोल में आएगी तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ मेडिसिन लेंगे, ये सब चीजें करेंगे तब जाके 100 दिन में वो ठीक होने लगता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि तुरंत ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपने खाया और प्रीमेच्योर ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बोन्स में दर्द है तो सर ऑर्थोसिस और कैल्शियम लिया जा सकता है, फिर भी आप एक बार हिस्ट्री लें अपने पेशेंट की तो आपको ज्यादा आइडिया होगा। एक क्वेश्चन है, सर जी रिलाफोर्ड 2 टैबलेट 2 बार नहीं, 2 टैबलेट 2 बार बहुत हो जाता है, एक टैबलेट भी इनफ रहती है। जहां तक मैं यूज करता हूँ, मैं अपने पेशेंट्स में एक टैबलेट शाम में ही यूज करता हूँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। वो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम और हाई पोटेंसी मेडिसिन है, उसके लिए बार बार रिपीटेशन में हाई डोज की जरूरत नहीं पड़ती है। बीपी हाई के लिए उनको, हाँ, आप अश्वगंधा दें खाने से पहले और एडिलिपो दें खाने के बाद। किसी महिला को 5 साल से टाइम नहीं आ रहा है उसके लिए क्या दें। सर 5 साल से अगर टाइम नहीं आ रहा तो सबसे पहले सोनोग्राफी कराइए, कुछ देने की जरूरत नहीं है, उनको सलाह दीजिए कि सोनोग्राफी कराओ। अगर पेट में कुछ कैंसर वगैरह फाइब्रॉइड वगैरह निकला तो हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। हाई बीपी के लिए अश्वगंधा और एडिलिपो। सर मैं एडिकार्डियल सिरप 1 बॉटल खाया, उसके बाद मेरे पीरियड्स नहीं आया तो मैं क्या करूं। अगर आप एडिकार्डियल खाने के बाद में नहीं आ रहा है तो
कंफर्म पीसीओडी या कुछ ऐसा ब्लॉकेज का इश्यू होगा, आप यूएसजी कराइए। शोल्डर बोन बढ़ गया है, क्या किया जाए? शोल्डर बोन बढ़ गया है तो आप ऑर्थोफिक्स और रिचबेरी लें। रिचबेरी खाना खाने के पहले, ऑर्थोफिक्स खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार। और यहाँ पर तेल मालिश और सिकाई करें, नाक में तेल डालें, धीरे धीरे वो ठीक हो जाए। मिसकैरेज होने के बाद एडिकार्डियल, शतावरी और एसिप्लासिस तीनों देना चाहिए, लेकिन 15-20 दिन के बाद से स्टार्ट करें ताकि ताकत मिले बॉडी को, और 6 महीने तक उनको वेट करना है, दोबारा बच्चा नहीं करना है। एचबी का क्या यूज है मैडम? उसके लिए मेरे स्पेशल लेक्चर्स बने हुए हैं, और मेरे पहले मैडम ने भी दिए थे, वो भी आप देख सकते हैं। पेट में ज्यादा दर्द देता है तो क्या करें? पेट में अगर दर्द देता है तो पहले ये देख लिये कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, पहला। दूसरा, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं खा रहा है पेशेंट से गांठ दर्द देता हो, तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो लीवीज दें और गैसोफ्री दें, इससे आराम आ जाता है। और पेशेंट को दाल रोटी खिचड़ी खाने बोलें बस। सर पाइल्स बाहर निकलता है, पुश करने पर भीतर चला जाता है, नो ब्लड नो पेन। इसके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है लीवीज खाना खाने के पहले और गोपाइल सिरप टेबलेट खाना खाने के बाद। देखिए, मैं डोजेज इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पेशेंट देखा भी नहीं है, क्या हाइट है, क्या एज है, क्या वजन है, क्या डाइजेशन है, तो ये आप देखते हैं, आप अकॉर्डिंगली। ये मैं सिर्फ मेडिसिन बताते जा रहा हूँ आप लोग को। लीवीज खाने के पहले, गोपाइल सिरप टेबलेट खाने के बाद। एक क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर रहता है और टमी में गैस रहता है, 46 से सेक्सुअल लाइफ वीक है, क्या दें? देखिए, ऐसे केसेस आपको बहुत देखने मिलेंगे। सबसे पहले उनको लीवीज गैसोफ्री देकर के पेट साफ करिए, दाल रोटी खिचड़ी खाने बोलिए, 7-8 दिन में पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने हाई एनर्जी वाली डोज बताई है, हाई एनर्जी रिच ब्लूबेरी अश्वगंधा एडिला फोर्टे, वो स्टार्ट करें, 50 से 100 दिन में उनका कवर हो जाएगा। 1 मंथ 2 बार प्रेगनेंसी होता है? सर ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, मैं स्किप करता हूँ। मेरा बीपी लो रहता है, अश्वगंधा और आंवला बिफोर ब्रेकफास्ट और आफ्टर ब्रेकफास्ट में बिल्कुल ले सकते हैं। हाथ में, अपर हाथ में, हाथ उठाने वक्त थोड़ा पेन होता है, प्लीज एडवाइस। देखिए, अगर शोल्डर में कोई भी पेन है, हाँ, यहाँ से ऊपर कोई पेन है, नाक में तेल डालना सबसे पहले स्टार्ट करिए। पेन वाला इशू है, ऑर्थोफिक्स ऑयल लगाना स्टार्ट करिए। साथ में नसों को ताकत देने के लिए अश्वगंधा लेंगे खाने से पहले। पेन को कम करने के लिए, हड्डियों को ताकत देने के लिए ऑर्थोफिक्स लेंगे खाने के बाद। एक क्वेश्चन है, 13 साल पहले, एज 13 ईयर्स, पहले पीरियड होता था, अभी 2 मंथ से नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करना है मैम, अभी स्टार्ट हुआ होगा। उनको सिर्फ एडिकार्डियल सिरप और शतावरी दें। 13 साल की एज में 20 ml एडिकार्डियल सिरप, एक गोली शतावरी काफी है, दिन में 2 बार दें। जंक फूड मना करें, नॉर्मल डाइट लेने बोलें। ब्लड बढ़ा है, 5 ग्राम है। देखिए, ब्लड अगर जब भी आपको बढ़ाना है, मैं हर बार बोलता हूँ, सिर्फ HB+ जैसे काम नहीं बनेगा, आपको लीवर को सपोर्ट देना पड़ेगा। लीवर सिर्फ दीजिए खाने के पहले, और HB+ दीजिए खाने के बाद। तेल मिर्च मसाला पूरा बंद कराइए, किशमिश का पानी पीने बोलिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं उससे। किडनी में 2 स्टोन है, देखिए स्टोन है तो उसकी सोनोग्राफी भी होगी, वो आप भेजिए, हम एक बार देखते हैं स्टोन कहाँ पर है, कितना बड़ा है, कौन सी पोजीशन में है, उसके बाद हम उसका वो करेंगे। पैर में झंझनाहट होता है, उनको क्या दें? पैर में झंझनाहट यूजुअली नसों की ब्लॉकेज के कारण होता है, उसमें रिचबेरी अश्वगंधा खाने के पहले, ऑर्थोफिक्स खाने के बाद देंगे। रात का खाना 7 बजे के बाद नहीं खाना है बोलना है, इतने में आराम आ जाता है। पैर मुड़ा हुआ है तो बाद में उठने में दिक्कत आती है, आप नॉर्मल रिचबेरी अश्वगंधा ऑर्थोफिक्स लें, बॉडी में तेल लगाएं। सेम बॉडी पेन में भी यही करना है। देखिए, कोई भी बॉडी का पेन रहेगा उसमें रिचबेरी अश्वगंधा ऑर्थोफिक्स ये चीजें कॉमन रहेंगी। इसके साथ में चीजें बदलती हैं, अगर चीजें बदलती हैं तो, राइट। सर लो बीपी में अश्वगंधा बिफोर और आफ्टर ले सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अश्वगंधा से ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको रिच बेरी में मिलेंगे। आप खाने से पहले अश्वगंधा लें और खाने के बाद रिच बेरी लें, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। सो आई थिंक पूरे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं।
सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, इस बार भी, हर बार मैं हर बार बोलूंगा, आप जब भी पेशेंट से मिले प्रॉपर हिस्ट्री लें, प्रॉपर चीजों को चेक करें। आपको विजन आपका क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा, आपको मजा आने लगेगा कि हाँ मैंने ये दिया है, इसे ठीक हो रहा है। क्योंकि आयुर्वेद प्रॉपर एक सिद्धांत से काम करता है, कोई फॉर्मूला या कोई जादू नहीं है कि इसमें यही चीज देना है, इसमें यही चीज देना है। आपको जब पेशेंट पता रहता है तो आराम से ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट के बारे में नहीं पता और तकलीफ होती है ना, तो कोई मतलब नहीं आपको। ठीक है, तो हर बार इस चीजों का ध्यान रखिएगा। और आप डे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपका ये फर्ज है अपने आप को भी स्वस्थ रखना है, अपने आसपास वालों को भी स्वस्थ रखना है। अगर एक डे जो डिस्ट्रीब्यूटर है तो इधर के 3 घर और इधर के 3 घर, दोनों, ये पूरे 7 घर आपके हेल्दी रहने चाहिए, तो बात है। अदरवाइज फिर तो मतलब नहीं है। ठीक है, तब तक के अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।